प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो मईशत के हवाले से बात हो रही है, जो हुकूमत के दावे सामने आ रहे हैं, उस इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। कैसर बेंगाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मईशत के हवाले से जैसे मैंने जिक्र किया कि हुकूमत दावे कर रही है कि जो तमाम चीज़ें हैं ख़ास तौर पर मईशत को लेकर कि वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं या आपको अभी भी कुछ खराबियाँ और खामियाँ नज़र आ रही हैं? देखिए, जो साल 2000 का मुशर्रफ का दौर था, उसमें भी शौकत अजीज़ के और उनके साथियों की तरफ से बहुत दावे थे मईशत को बेहतर होने का। टाइगर इकॉनमी बन गई है, स्टेलर ग्रोथ रेट्स हैं, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। और 2007 जो आखिरी साल था इनकी हुकूमत का, सारे नंबर्स डाउनवर्ड्स होने लगे। 2008 में एक बहरान था, हमें IMF के पास जाना पड़ा, गंदम नहीं था, इमरजेंसी इंपोर्ट्स करने पड़े। तो ये वक्तन फ़वक्तन हुकूमत दावे करती है और सबस्पाक दिखाती है। आज उस वक्त से ज़्यादा हालात बुरे हैं। जो 2000 का जो इंतहाई में हालात थे, उससे ज़्यादा बुरे हैं, उससे ज़्यादा मईशत कमज़ोर है। और जो भी दावे करते हैं उनको सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएं कि जो हुकूमत की डेफिसिट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट डेफिसिट, उसमें कितनी कमी आई है, ठीक है, और जो ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितनी कमी आई है। अगर जो भी बेहतरी है वो इंपोर्ट कम करके है और वो इंपोर्ट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की कमी की वजह से है, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। और अगर बजट डेफिसिट में तो कहीं कमी नहीं आ रही है, रेवेन्यू भी नहीं जमा हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, तो सेल्स टैक्स कौन देगा। ये 2 बुनियादी मसले हैं। बाकी नंबर्स इधर से उधर जमा करके बेहतर पेश करना, ये हमें भी आता है। हमने 40-45 साल गुजारे हैं नंबर्स से खेलने को, फिर हमें पता है ये नंबर्स मैनिपुलेट कैसे किए जाते हैं और कैसे इसको अच्छा दिखाया जा सकता है, बुरा दिखाया जा सकता है। लेकिन बुनियादी 2 सवाल है, बजट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट, इसमें कमी आई है और क्या कमी एक्सपोर्ट के बढ़ने से आई है। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम हुआ है तो क्या एक्सपोर्ट के बढ़ने से आया है, और जो बजट डेफिसिट हुकूमत का कम है, क्या उनकी जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें कमी हुई है, उसकी वजह से है। ये 2 बुनियादी क्राइटेरिया है मईशत को मेजर करने का, उसकी परफॉर्मेंस। बाकी सारी लफाजी है। लेकिन सर, एक तो वर्ल्ड बैंक की हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी, यकीनन वो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, और साथ ही साथ जैसे आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मसनूई है, तो आपको याद होगा कि एक वक्त में डॉलर्स के हवाले से कहा जाता था कि उसकी कीमत पर अगर कंट्रोल किया गया है तो वो मसनूई तौर पर किया गया है। तो आपको लगता है कि ये जो हुकूमत के दावे हैं ये मसनूई हैं? जी बिल्कुल मसनूई है। और आप देखें कि जो इस वक्त तो बाकायदा फौज मैदान में आ गई है डॉलर के रेट को कंट्रोल करने के लिए, और उसका नतीजा ये हुआ है कि डॉलर की ट्रांजैक्शन अब ब्लैक मार्केट में होती है। ऑफिशियल रेट तो अपनी जगह ऑफिशियल है, चूंकि पीछे बहुत मजबूत एक हाथ है जो उनको मनी चेंजर्स को कारोबार नहीं करने दे रही है, तो वो ब्लैक में चली गई है मार्केट, और ब्लैक मार्केट रेट मुख्तलिफ है ऑफिशियल रेट से, वो ज़्यादा है, जाहिर है। लेकिन कैसर बेंगाली साहब, इसी के साथ साथ हाल ही में रज़ा रब्बानी साहब का एक बयान जो NFC के हवाले से था, वो आपके इल्म में होगा कि तकरीबन जो सूबों का शेयर है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि तकरीबन 57.4% जो है वो कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है या तजवीज़ दी जा रही है या बात की जा रही है। फिर एहसन इकबाल साहब का बयान भी आपके इल्म में होगा। तो आपको लगता है कि ये NFC का शेयर कम करना, फिर एक मुतालबा पीपल्स पार्टी का ये आ रहा है कि चलें ये NFC तो ठीक है, जो पिछला NFC है आप उसके पैसे तो सूबों को दें? देखिए, जो 7th NFC आखिरी अवार्ड है
उसमें जो सूबों का शेयर है वो तो सूबों को मिलता है। ये गलत है कि सूबों को नहीं मिलता है, वो ठीक मिलता है। है सूबों। जो इस वक्त इशू ये है कि वफाक ये कह रही है कि सूबों का हिस्सा जो है विच इज़ 57.5% ये कम किया जाए। ठीक है। लेकिन 18वीं तरमीम में ये लिखा गया है कि एक दफ़ा सूबों का शेयर तय हो गया, वो कम नहीं होता। तो वहाँ मामला थोड़ा अटका हुआ है। मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रहे हैं वफाक वाले कि सूबों से ज़्यादा पैसे लें, लेकिन मौक़िफ़ दूसरी तरफ ये है, जो मेरा भी है, वो ये है कि जिस वक्त हमने, और मैं 7th एनएफसी का मेंबर था ठीक जब है। ये अवार्ड तय हुआ है। हम जब सूबों को 57.5% दे रहे थे, तो उस वक्त इसी हवाले से दे रहे थे कि 18वीं तरमीम में कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश हो जाएगी। 40 के करीब आइटम्स ऐसे हैं जो वफाक से सूबों को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन वफाक के बंद कर दिए जाएंगे जो अब सूबों को चले गए हैं। तो वफाक को इतने रकम की ज़रूरत नहीं होगी, सूबों को ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये इसके पीछे एक लॉजिक थी कि सूबों को हम हम्म। 57% दें। लेकिन हुआ ये है कि वफाक ने अपनी मिनिस्ट्री बंद नहीं की, अपने डिवीजन बंद नहीं किए, अथॉरिटीज़ मज़ीद बनाए जा रहे हैं। आज इस हफ्ते भी एक नई अथॉरिटी शायद बनी है। सही। सिविल एविएशन अथॉरिटी को तोड़ के उसको 3 अथॉरिटी कर दी गई है। हर अथॉरिटी के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके ग्रेड 22 के डीजी होते हैं, उसके साथ डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी बाकी एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये तो अपने अखराजात बढ़ाए जा रहे हैं कम करने के बजाय, और सूबों को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये सूबों की वजह से या एनएफसी की वजह से हमारा खसारा है। खसारे की जिम्मेदारी 100% वफाक की है। कैसर बंगाली साहब, ये जो अमेरिका के साथ एक कुर्बत बढ़ रही है, इस पर बड़ी बात भी हो रही है पार्लियामान के अंदर भी, आप देख रहे हैं कि इस कुर्बत का पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? जी, हमारी रियासत जो है ना, पिछले फैसले 1977 के बाद इसी बुनियाद पे चल रही है कि अमेरिका हमारे ऊपर सबकत का हाथ रखे और कुछ डॉलर्स के लिफाफे आते रहे, तो मुल्क भी चलता रहेगा, मईशत भी चलती रहेगी। पिछले 10-12 साल बड़ी तशवीश थी रियासत के बंद कमरों में कि अब अमेरिका ने हाथ अगर हमसे हटा लिया तो हम कैसे मामला चलाएंगे। अब ये जश्न मनाया जा रहा है कि अमेरिका ने वापस हम पे सबकत का हाथ रख लिया है, अब डॉलर भी आएंगे, मुल्क भी चलेगा, मईशत भी चलेगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये जिस अचानक ये अमेरिका का रवैया तब्दील हुआ है, वो अचानक दोबारा तब्दील भी हो सकता है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जैसे अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हुई, वैसे ही अमेरिका को याद आ गया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, और जिस बैंक को अमेरिका ने इस्तेमाल किया था अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी आर्म्स सप्लाई करने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, उसी बैंक के एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने जेल में डाल दिया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो ये हमें सारी बातें याद रखनी चाहिए। हर मुल्क अपने पैरों पे खड़ा होता है, दूसरों की बैसाखियों पे नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि जिस वक्त वो बैसाखी हटा देते हैं मुल्क बहरान में चला जाता है, और हमें यह सबक याद रखना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ जो तेल के ज़ख़ायर के हवाले से बात हो रही है, रज़ा रब्बानी साहब का इस हवाले से भी एक बयान था, या पीपल्स पार्टी, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी मुतालबा भी कर रही है कि एतमाद में लिया जाए, तो आप समझते हैं कि सर ये इन इशूज़ पर जिनमें वो कहते हैं कि हमें तो अमरीकी सदर की जानिब से जो ट्वीट किया जाता है उसके ज़रिए मालूम होता है कि कौन से मुआहदे होने जा रहे हैं, तो आप वाकई समझते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे शायद पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको बेखबर रखा जा रहा है? जी, सूबे तो ऑन बोर्ड नहीं होते हैं, बल्कि अब हालात ये है कि वफाकी हुकूमत भी ऑन बोर्ड नहीं होती है बहुत सारे मामलात में। लेकिन ये तो कई कोशिश की जा चुकी है पिछले 20 साल में तेल को दरियाफ्त करने की, और अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब अमेरिका ने कहीं से उनको वही आई है कि तेल है तो देखते हैं, लेकिन
देखिए, कई पाकिस्तान जो है मफरूज़ों पे चल रहा है पिछले 20 साल से, ख़ास तौर पे। पहले आया सीपेक, खूब उस पे शोर मचा, ड्रम बीटिंग हुई, गेम चेंजर है, मुल्क की किस्मत बदल देगा, इतने करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हर जगह आइडेंटिफाई हुए, वहाँ पर कारखानों के फूल खिलेंगे। कुछ नहीं हुआ और सीपेक की बात भी ख़त्म हो गई। फिर आया जी ग्रीन इनिशिएटिव। बंजर ज़मीन इतनी पाकिस्तान में है, बंजर क्यों है, इसको आबाद करो। इसको आबाद करेंगे, खूब एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स होगा, खूब फॉरेन एक्सचेंज आएगा। वो तो साल भी नहीं चला वो ड्रामा। फिर एक माइनिंग कॉन्फ्रेंस की गई यहाँ पर कि जी मिनरल्स तो बहुत है, हम मिनरल एक्सप्लॉइट करें तो हम माला माल हो जाएंगे। वो भी हो नहीं सकता और वैसे भी नहीं हो सकता कि मिनरल्स बलूचिस्तान में है और वो कान के पास पहुंचने के लिए सड़क चाहिए, सड़कें हैं नहीं बलूचिस्तान में, और जहाँ कान है वहाँ पानी नहीं है। पानी पहुंचाना इतना आसान नहीं है, कहाँ से पानी लाएंगे। तो ये सारे मसाइल हैं। अब वो सारा ख़त्म हो गया तो ये नया शोशा ऑयल का आ गया। आप देखेंगे चंद महीनों के बाद इस पर भी बात ख़त्म हो जाएगी, कोई नया ड्रामा शुरू होगा। ये अब मुल्क इसी मफरूज़ों पे लोगों को उम्मीद की जा रही है कि बस जी सुबह उठेंगे तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये सीपेक से चल रहा है, अभी ये ऑयल का हिस्सा चलाया जा रहा है, चंद महीनों के बाद कुछ और आ जाए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर बंगाली साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, कैसर बंगाली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो हुकूमत के मईशत के हवाले से दावे थे, उस हवाले से उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अब शुरू में जैसे हमने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जो है वो इस वक्त वहाँ पर इंतहाई हसास है। जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई है और एनडीएमए की जानिब से जो फिगर जारी किए गए हैं उसमें तकरीबन 150 के करीब अभी तक ये बताया जा रहा है कि कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। हेलीकॉप्टर जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में वो वहाँ पर मसरूफ़ था, उसके वो भी क्रैश हुआ है और इसी के साथ साथ अभी तक ये नुकसानात हुए। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि मज़ीद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशों का मज़ीद बारिशों का जो इम्कान है वो ज़ाहिर किया गया है मेट ऑफिस की जानिब से। अब सूबाई हुकूमत इस हवाले से उनका बयान भी सामने आया कि वो मुतहरिक हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया है। अब देखें कि इस हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट है वो क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।